आज हम लोग कक्षा 10 का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चूंकि चैप्टर का नाम है कार्बन, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में जानना है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन यह एक तत्व है जिसे C संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं कि अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें कार्बन भी एक तत्व है। इस कार्बन का संकेत C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। किसी भी तत्व का संकेत लिखते हैं, परमाणु को लिखते हैं, तो उसका संकेत लिख करके उसके नीचे और ऊपर दो संख्याएं लिखी जाती हैं। इनमें जो नीचे वाली संख्या होती है वह उस तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है या परमाणु संख्या, और जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है यह द्रव्यमान संख्या कहलाती है, मास नंबर। यह लगभग उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जो ये परमाणु क्रमांक होता है, पिछली कक्षा में कक्षा 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्योंकि पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। तो चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसलिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। न्यूट्रॉन, हम लोग पीछे यह भी पढ़े हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या कार्बन का 12 है यहां पर। तो इस 12 में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योगफल है। और हमें पता चल गया कि परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई। तो इसलिए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन भी हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई परमाणु होता है तो परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी परमाणु रासायनिक रूप से, विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पर 1 इकाई धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। तो जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो उस परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होगी, जो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और उस परमाणु पर कोई आवेश नहीं आएगा। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। तो चूंकि कार्बन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6 है, इसलिए कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। तो ये तो कार्बन था। कार्बन अधिकांश पदार्थों में पाया जाता
बहुत अधिक हैं। चूंकि कार्बन तत्व ऐसा है कि इसकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसमें दूसरे परमाणुओं के साथ बंधने की प्रवृत्ति, जुड़ने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए यह दूसरे तत्वों या परमाणुओं के साथ मिलकर ढेर सारा विभिन्न प्रकार का यौगिक बनाता है। इसलिए आज पूरे दुनिया में किसी तत्व के सबसे अधिक यौगिक अगर है तो वह तत्व कौन सा है? कार्बन है। कार्बन के यौगिक पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। और जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, तो वे सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में खाने पीने की जितनी सामग्रियां हैं, अधिकांश में कार्बन होता है। गेहूं में कार्बन होता है, चावल में कार्बन होता है, चना में कार्बन होता है, मटर में कार्बन होता है। इन सब अन्य बीजों में, फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पेड़ पौधों से प्राप्त जो सामग्रियां हैं उनमें कार्बन होता है। पेड़ पौधा पूर्ण रूप से कार्बन है। तो इसलिए हमारा जो जीवन है वह कार्बन पर निर्भर करता है। कार्बन की वस्तुएं हम लोग ज्यादा उपयोग करते हैं। अगली बात, चूंकि चैप्टर कार्बन है तो हम लोग को कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ना है। अपर रूप कार्बन के कौन कौन से हैं? तो इससे पहले हम ये जानेंगे अपर रूपता किसे कहते हैं। अपर रूपता एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, एल्लोट्रॉपी। और तत्व के जो ये भिन्न भिन्न रूप होते हैं उन सभी रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप, ऑक्सीजन के अपर रूप, सल्फर के अपर रूप, बहुत सारे तत्वों के अपर रूप हैं। यानी अपर रूपता तत्वों में पाई जाती है। जैसे कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के अपर रूप दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं और एक कहलाता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं? 3 हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप 3। डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट और फुलरेंस। फुलरेंस यह आधुनिक खोज है। लगभग 1985 के आसपास फुलरेंस की खोज हुई है, तो यह आधुनिक खोज है। तो ये तीनों अपर रूप कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। वहीं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो कोयला है, कोक है, चारकोल है, लैंप ब्लैक या काजल कह लीजिए, ये सब जो है आपका आएगा अक्रिस्टलीय अपर रूप में। अब जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आप लोगों ने देखा होगा। सभी लोगों के घर में टार्च है, घड़ी है। तो टार्च या घड़ी का जो सेल होता है लंबा वाला, उस सेल को अगर फोड़ेंगे, वह ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल, अगर उसको फोड़ेंगे आप तो बीच में काले रंग की एक राड होती है, वह राड आपकी ग्रेफाइट होती है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में सभी लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पेंसिल के अंदर जो लीड होती है जिससे काला लिखा जाता है वह ग्रेफाइट होता है।
फुलरीज जो होता है, फुलरीज की संरचना बाल लाइक होती है और इसमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक 60, 70, 80 ऐसे होता है। तो अगर फुलरीन्स में कार्बन की संख्या 60 है तो उस फुलरीन को नाम दिया जाएगा C60 यानी C60 ऐसे। अगर उसमें 70 कार्बन का फुलरीन्स है तो उसको हम लोग कहेंगे C70। तो ऐसे इसको फुलरीन्स कहते हैं, इसमें कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है बाल लाइक। ये जो चारकोल होता है, चारकोल कैसे बनता है? चारकोल दो तरह का होता है, एक होता है जंतु चारकोल और एक होता है वनस्पति चारकोल। तो वनस्पति चारकोल क्या होता है? जैसे लकड़ी है, लकड़ी का भंजक आसवन किया जाए। भंजक आसवन का मतलब कि उस लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? चारकोल। वह लकड़ी से प्राप्त होता है, इसलिए उसको लकड़ी का चारकोल या वनस्पति चारकोल कहते हैं। और एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल, जीव जंतुओं की हड्डियों को अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो गर्म करने पर जो अवशेष हमको प्राप्त होता है वह कहलाता है जंतु चारकोल। और जंतु चारकोल का उपयोग शुगर को फ्रेश करने में किया जाता है। जो चीनी होती है, चीनी जितनी ही सफेद होगी समझिए उसमें चारकोल अधिक प्रयोग किया गया। और जंतु चारकोल का प्रयोग करके ही चीनी को साफ किया जाता है। अगर चारकोल का प्रयोग न किया जाए तो चीनी का रंग कैसा होगा? भूरे रंग का होगा, गंदा होता। जैसे गुड़ भेली होता है उस तरह से उससे थोड़ा व्हाइटनेस रहेगा, तो ब्राउन कलर का चीनी होता है। लेकिन उसमें चारकोल डाल देते हैं तो एकदम पारदर्शी हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और लैंप ब्लैक वायु की अल्प मात्रा में, कम मात्रा में यदि तेल को जलाया जाए तो तेल को जलाने पर जो धुआं कालिक उत्पन्न होता है उसी कालिक को हम लोग क्या कहते हैं? लैंप ब्लैक कहते हैं। और लैंप ब्लैक का उपयोग काजल बनाने में किया जाता है, बूट पॉलिश बनाने में किया जाता है, काले रंग की स्याही बनाने में किया जाता है, काले रंग का पेंट बनाने में किया जाता है, प्रिंटर की स्याही बनाने में, इन सब चीजों में लैंप ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। अब डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। डायमंड हीरा बहुत कीमती होता है, यह आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट यह सब लोग प्रयोग करते हैं पेंसिल वगैरह के रूप में। तो इसमें अंतर अगर देखना हो तो आप ये कह सकते हैं कि डायमंड अब तक क्या जो भी हमारे पदार्थ हैं उन पदार्थों में डायमंड सबसे अधिक कठोर होता है। कांच को काटना होता है तो डायमंड से काटते हैं। मुंह पर जो नाइफ होता है, चाकू होता है, कटर होता है, उसके मुंह पर थोड़ा सा डायमंड लगा होता है और उससे शीशे पर निशान लगा देते हैं और धीरे से पुश करते हैं, वो शीशा टूट जाता है आसानी से। तो अब तक ज्ञात पदार्थों में डायमंड क्या है? सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। तो डायमंड यह कठोर होता है, वहीं ग्रेफाइट जो आपका होता है यह नर्म होता है। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसकी गोटी होती है, कैरम बोर्ड पर गोटी को फिसलाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट का पाउडर होता है, बहुत स्लिपरी होता है। आप पेंसिल को ब्लेड से अगर आप गढ़िए तो आपके हाथ पर डस्ट लग जाता है। उस डस्ट को यदि टच करके देखेंगे तो वह बहुत ही चिकना होता है, स्लिपरी होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना परतदार होती है और परतदार होने के कारण इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, लुब्रिकेंट, चीजों को फिसलाने के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर देखिए, डायमंड पारदर्शी होता है,
यानी जो हीरा होता है यह कांच के जैसा देखने में लगेगा कि कांच है, पारदर्शी होता है। वही जो ग्रेफाइट है अपारदर्शी होता है, यह पारदर्शी नहीं होता। डायमंड का अपवर्तनांक उच्च होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। कांच का अपवर्तनांक होता है, तो जैसे कांच की वस्तुएं हैं उस पर प्रकाश डाला जाए, अपवर्तनांक उसका अधिक है तो वह पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। तो डायमंड का अपवर्तनांक उच्च होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है इसका अपवर्तनांक बहुत कम या लगभग शून्य होता है। तो डायमंड का अपवर्तनांक उच्च होने के कारण हीरा पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसका ऐसी बनावट होती है कि उस पर से जो है प्रकाश बिखरता है और बहुत ज्यादा रोशनी चमक उत्पन्न करता है। तो अपवर्तनांक उच्च होने के कारण कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि डायमंड आपका होता है कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन जो कार्बन परमाणु होते हैं तो डायमंड में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, वही ग्रेफाइट में षटकोणीय परतदार संरचना बनाते हैं, परत जैसे। और कार्बन परमाणु, डायमंड में कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। एक चीज होती है संकरण, वह अगली कक्षा में आप डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां फिलहाल इतना जानिए कि डायमंड में जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणुओं पर sp3 संकरण होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण होता है। कार्बन ऐसा परमाणु है कि इसमें कई तरह का संकरण पाया जाता है। संकरण कहते किसे हैं? जब असमान ऊर्जा के, भिन्न भिन्न ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण। और इस क्रिया में बने हुए समान ऊर्जा के ऑर्बिटल कहलाते हैं संकर ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जैसे s ऑर्बिटल एक और एक p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेगा तो उसको कहा जाएगा sp संकरण। अगर एक s ऑर्बिटल भाग ले रहा हो दो p ऑर्बिटल तो यह कहलाएगा sp2 संकरण। और जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे तब उस संकरण का नाम क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। तो s ऑर्बिटल की ऊर्जा अलग होती है, p ऑर्बिटल की ऊर्जा अलग होती है। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल परस्पर मिल करके समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो डायमंड में sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट में sp2 संकरण। sp3 संकरण जब होता है तो sp3 संकरण में सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, वहां कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जब sp2 संकरण होता है तो sp2 संकरण में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पाई बंध होता है, यहाँ सभी बंध सिग्मा होते हैं sp3 में, तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ठोस, वह ठोस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि गतिशील हो तो वह ठोस विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो डायमंड में, हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन वही जो ग्रेफाइट है इसमें sp2 संकरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, उस गतिशील पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहां पर संरचना देखिए एक तरह से दी हुई है, डायमंड की इस तरह से संरचना होती है और ग्रेफाइट आपकी इस तरह से परतदार संरचना होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन का परिचय, कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कार्बनिक रसायन के बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहले
निकोलस लेमरी एक वैज्ञानिक थे। निकोलस लेमरी ने सर्वप्रथम जो पदार्थ थे उन पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? तो अकॉर्डिंग टू निकोलस लेमरी पदार्थ 3 भाग में बांटे गए: खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ। जो पदार्थ जमीन के अंदर से प्राप्त होते थे उनको नाम दिया गया खनिज पदार्थ। जो पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते थे उन्हें जंतु पदार्थ, और जो वनस्पतियों से प्राप्त होते थे उनको नाम दिया गया वनस्पति पदार्थ। किंतु बाद में आधुनिक खोजों के आधार पर पता चला कि जंतुओं से प्राप्त पदार्थ और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ, इन दोनों में कार्बन पाया जाता है। तो चूंकि इनसे प्राप्त पदार्थों में कार्बन पाया जाता है तो वैज्ञानिकों का मत था कि इन्हें अलग अलग वर्ग में न रखा जाए। तब पुनः पदार्थों को वर्गीकृत किया गया 2 भाग में। एक को कहा गया कार्बनिक पदार्थ, दूसरे को कहा गया अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। यहां पर कुछ अपवाद हैं, एक बार सुन लीजिए। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सायनेट, आइसोसायनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को छोड़कर वे यौगिक या पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों का हमने नाम लिया वो अपवाद हैं, उनमें कार्बन है। जैसे धातु का कार्बोनेट होगा तो उसमें कार्बन, बाइकार्बोनेट में कार्बन, साइनाइड में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन उनको कार्बनिक की श्रेणी में नहीं रखा। वो अपवाद, उनमें कार्बन है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है। तो उन अपवादों को छोड़कर ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन होगा उसे हम लोग कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थ तो कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर जितने शेष पदार्थ हैं वो सब कहलाएंगे अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थियरी। जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा दिया गया 1815 में। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? बर्जीलियस का यह जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति जीवधारियों के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति के द्वारा होती है जिसे जैव शक्ति कहते हैं। इसी आधार पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया जैव शक्ति सिद्धांत। चूंकि ये पता चल चुका था कि कार्बनिक पदार्थ जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने सिद्धांत दिया कि जंतु और वनस्पति चूंकि जीवधारी हैं तो इन जीवधारियों में कोई विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत कुछ दिनों तक खूब फला फूला, यानी खूब चला, लेकिन बर्जीलियस के ही एक शिष्य थे ओलर।
उन्होंने बर्जीलियस की प्रयोगशाला में ही काम करके 1828 में अमोनियम सायनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। अमोनियम सायनेट अकार्बनिक पदार्थ, देखिए ये सायनेट है, हमने अभी बताया कि सायनेट को छोड़कर सायनेट कार्बनिक नहीं होता, तो यह कार्बन है लेकिन यह कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो अमोनियम सायनेट अकार्बनिक पदार्थ है। इसको गर्म करके ओलर ने क्या बना दिया? यूरिया, NH2CO NH2। और यूरिया कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक होता है। तो यहां पर देखिए अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है। किसने किया? ओहलर ने। कहां किया? प्रयोगशाला में। वहां कोई जीवधारी नहीं था, कोई जंतु नहीं था, कोई वनस्पति नहीं था, उसके शरीर में यह क्रिया नहीं हो रही। तो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि जीवधारियों के शरीर में विशेष शक्ति के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ओहलर ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से बिना जीवधारियों के शरीर में भी हो सकता है। और जैसे ही यह सिद्धांत आया वैसे ही बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को झटका लगा, सदमा लगा, और बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ओहलर के अनुसार अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हो सकती है। और ये यूरिया जो है हम लोगों का प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइए, तो वह पदार्थ है यूरिया। किससे बना था? अमोनियम सायनेट से। यह अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद 1845 में कोलवे ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से संश्लेषित करके एसिटिक अम्ल बनाया। ये प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ है एसिटिक अम्ल। और 1856 में बर्थेलो नामक वैज्ञानिक द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन की सहायता से कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया? मीथेन। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक यूरिया, दूसरा यह कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल, और तीसरा मीथेन। और इसके बाद तो फिर लाइन लग गई, ढेर सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने लगा। ठीक है। अब इसके बाद कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो अभी आपने जान लिया कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यह हो गया कार्बनिक रसायन। अगर अकार्बनिक रसायन पूछा जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की कुछ विशेषताएं, कार्बनिक पदार्थों की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे कार्बनिक, सभी कार्बनिक पदार्थ में कार्बन होता है। कार्बन निश्चित रूप से होगा तभी वह कार्बनिक है। कार्बन के अलावा दूसरा तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। यह भी अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बाद कुछ कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ में ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ में सल्फर हो सकता है, कुछ में हैलोजन हो सकता है, लेकिन कार्बन सब में होगा। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? जंतु और वनस्पति, जीवधारी हैं। और अकार्बनिक पदार्थ जो है खनिज से प्राप्त होता है। तीसरा आप गुण कह सकते हैं
कि कार्बन के यौगिक पूरी दुनिया में सबसे अधिक हैं, लगभग 20 लाख। कार्बन के यौगिक दुनिया में सबसे अधिक हैं, लगभग 20 लाख। वहीं अकार्बनिक यौगिक आपके लगभग 1 लाख हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक हमारे कितने हैं? लगभग 20 लाख, इससे भी अधिक है। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध होता है, जबकि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध। ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में जो सहसंयोजी बंध पाया जाता है वह सहसंयोजी बंध दिशात्मक होता है। दिशात्मक होने के कारण कार्बनिक यौगिक क्या प्रदर्शित करते हैं? समावयवता। समावयवता का गुण कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। समावयवता कहते किसे हैं? समावयवता वे पदार्थ या वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र तथा भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे पदार्थों को परस्पर समावयवी कहते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। इसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में थोड़ा अंतर देख लीजिए, क्या अंतर हो जाएगा। जैसे पहला अंतर हम लिख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में किसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक हो जाएगा इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अपवादों को छोड़कर। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध होता है, अकार्बनिक में आयनिक बंध होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जल में या अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हैं गलित अवस्था में या विलयन में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ गलित अवस्था में या इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ को जल में घोलने पर या गलाने पर वह विपरीत आयनों में टूटता है, विपरीत आवेशित आयन में, यानी वह आयनित हो जाता है, जबकि कार्बनिक यौगिक विलयन में आयनित नहीं होता। अगला आप कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि वैद्युत संयोजी यानी अकार्बनिक पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। क्यों ऊंचे होते हैं? क्योंकि अकार्बनिक यौगिकों में स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्थिर वैद्युत बल होने के कारण वह बल बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए अकार्बनिक पदार्थों यानी आयनिक यौगिकों या वैद्युत संयोजी पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है? ऊंचा होता है। अगला हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिक में समावयवता पाई जाती है, यानी कार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, अभी चर्चा हुआ, और अकार्बनिक पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जाता है। इस तरह से यह अंतर हो गया।